हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शौर्यएजुकेशन.com पर। प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा 2024 में होने वाली है, तो उसका प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट मैं कराने वाला हूं और ये पहला प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इसमें मैंने एक 30 यानी 30 क्वेश्चन को ऐड किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा दृष्टि से। तो आप इसे पूरा वीडियो देखना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना और लाइक कमेंट, ये तो भाई आम बात है, सब करते हैं तो आप भी कर दोगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी से पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निराधार निराधार शब्द का विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 1 साक्षर, ऑप्शन नंबर बी शाल, ऑप्शन नंबर सी साध्य और ऑप्शन नंबर डी साधार। तो आप सभी जानते हो कि भाई निराधार पूछ रहा है, तो इसका जो विकल्प होगा साधार, क्योंकि निराधार का विलोम साधार होता है। ठीक है, साक्षर जो होता है वो निरक्षर का विलोम होता है। तो इस तरीके से आप इसे याद रखना। आगे कह रहा है कि सर स्वागत शब्द में कौन सी संधि है, और ये भी देखो विकल्प में आपको समास कब दिया है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। ये तो हम सब ये जानते हैं कि ये जो होते हैं ये सभी समास के प्रकार हैं, जबकि इसमें पूछा क्या है कि कौन सी संधि है, तो आपको बता देना है यण संधि। कौन सी संधि? यण संधि। अगर कभी पूछे कि यण संधि क्यों है, तो इसका जो संधि विच्छेद है वह है सुधन आगत, यानी इसमें छोटा उ का मात्रा उसमें आ है, तो छोटा उ और आ मिल के वाह बन जाता है। और वाह किस संधि में ज़्यादातर आता है? तो स्वागत में आता है, मतलब यण संधि में आता है। ठीक है, और यण संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणच। क्या होता है? इको यणच। इस बात को भी आप याद रखोगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि वीर शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा, यानी वीर का भाववाचक संज्ञा आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है वीरता, दूसरा ऑप्शन है वीरत्व, तीसरा ऑप्शन वीर, और चौथा कह रहा है कि ए और सी दोनों सही हैं। तो आप सभी जानते हो कि वीर एक जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा में ता प्रत्यय लगा है, जिससे यह क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जो कि भाववाचक संज्ञा है। वीरत्व भाववाचक नहीं होता है, त्व लगाने से भाववाचक बनता है, पर वीर में त्व नहीं लगेगा। ठीक है, और वीर का जो भाववाचक है वह है वीरता। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हरडे बानी किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है, आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है सुंदरदास, दूसरा है धर्मदास, तीसरा दादू दयाल और चौथा नानक देव। तो जो दादू दयाल थे उनकी ये रचना थी। ठीक है, दादू दयाल के दो शिष्य थे, जिनका पहले का नाम था संत दास और दूसरे का नाम था जगन दास। उन्होंने हरडेवानी नामक शीर्षक की शुरुआत की थी। ठीक, तो इस बात में हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर है। आगे कह रहा है कि शेखर एक जीवनी, ये किसकी प्रथम उपन्यास मानी जाती है, या किसका प्रथम उपन्यास माना जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, इसके बाद अज्ञेय, तीसरा हमारा रामचंद्र शुक्ल, और चौथा कह रहा है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो हम सभी जानते हैं कि जो शेखर एक जीवनी है, यह उपन्यास सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन का है, और इसके जो लेखक हैं वह हैं अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, यहाँ तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात का वर्णन करता है, यानी उल्लेखित करता है। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 347 तथा अनुच्छेद 345। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 351 है वह इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 351 जो है वह संघ के कर्तव्य की बात करता है कि भैया वो हमारे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे, ताकि जो हमारा हिंदी भाषा है वो भारत में सामाजिक संस्कृति के सभी भावों को अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, इसीलिए अनुच्छेद 351 में भारत के हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार करने का व्याख्या किया गया है। अच्छा, अगर कभी पूछे कि हिंदी भाषा का जो
संविधान में उल्लेख है वो कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। तो आप सभी जानते हो कि जो हिंदी भाषा का विकास है वह 343 से 351 तक है, ठीक है, और अनुसूची 8 में इसकी चर्चा की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है जलावतरणेच्छा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तितीर्षा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तरणेच्छा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संतरणेच्छा। तो सब जानते हैं कि भैया जो तैरने की इच्छा रखता है उसे तितीर्षा कहा जाता है। अगर आपको भी नदी में, तालाब में, झील में या फिर किसी अन्य स्थान पर तैरने की इच्छा है तो आप तितीर्षा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तितीर्षा। इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि पहला अक्षर तय इसमें भी है तो इसमें भी तय है। इसको आप अनेक शब्दों के एक शब्द के एक प्रश्न है, इसे याद करना। आगे 8वां प्रश्न कह रहा है कि जो क्रिया संज्ञा या सर्वनाम से बनती है उसे क्या कहते हैं। तो सब जानते हैं कि जो क्रिया संज्ञा अथवा सर्वनाम से बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात शब्द है तो बात से बतियाना, लात लतियाना। तो सिंपल सा बात है, नाम धातु क्रिया हमेशा किससे बनती है? संज्ञा और विशेषण से, या संज्ञा अथवा विशेषण से बनती है। इन दोनों में से आप किसी से बना सकते हो, ठीक है। और ज़्यादातर जो हमारा नाम धातु क्रिया होता है उसमें आ प्रत्यय जुड़ा होता है। कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय। तो इस बात को भी आप याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा। शक्तिमानी, शक्तिमती, शक्तिमाती या इनमें से कोई नहीं। तो सभी जानते हैं कि जो मान शब्द होता है, मान, उसका जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है मति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसी लग रही वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और लाइक भी कर देना, ठीक है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सर घर का बहुवचन रूप क्या होगा। तो आप सभी जानते हो कि जो घर है उसका बहुवचन हमेशा घरों होता है। कहते नहीं है कि घरों में जाकर के आप पता लगा लो कि लोगों ने क्या बात कही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे कह रहा है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। ये तो बहुत आसान ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई साहब क्रिया का जो मूल रूप होता है ना उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर है प्रश्न संख्या 11 का। आगे कह रहा है कि सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमारे जो लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा जी, इनको जो पुरस्कार मिला था वो 1996 यानी 1966 में मिला था। और किस लिए मिला था? इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था मुझे चाँद चाहिए। ठीक है, इनके उपन्यास का नाम था, आप इसे भी नोट कर लेना। और इनकी अन्य भी कृतियाँ थी सब, जैसे शकुंतला की अंगीठी। ठीक, ये प्रकार से 8वां सर्ग ये इन्होंने लिखा था उपन्यास के रूप में, और इसीलिए इन्हें 1996 में अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा प्रश्न संख्या 13 कह रहा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर 1, वे धीमी स्वर में बोला। तो सभी जानते हैं वे जब आता है तो वहाँ पे एक वचन कभी नहीं आएगा, हमेशा बहुवचन आएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत। आगे कह रहा है कि वह धीमे स्वर में बोले। इसके बाद तीसरा कह रहा है वह धीमे स्वर में बोला। चौथा कह रहा है वे धीमी स्वर में बोला। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि वह, और वह एक वचन है, तो सिंपल सा बात है क्रिया भी एक वचन के रूप में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। ऑप्शन 1 के लिए, ऑप्शन नंबर बी से, ऑप्शन नंबर सी द्वारा, ऑप्शन नंबर डी को। तो सभी जानते हैं कि जो मोक्ष प्राप्त है अगर इसका विग्रह किया जाएगा तो सिंपल सा बात है मोक्ष को प्राप्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा समास है? तो बता देना कि तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। ठीक है, इस तरीके से आप इसे भी कंफर्म कर लेंगे। आगे 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो कह रहे हैं कि सांप छछूंदर की गति होने का जो अर्थ है, पहला है पछताना,
असमंजस में पड़ना, घबरा जाना या फिर होश उड़ जाना। तो भाई साहब जो सांप सचुंदर की गति होती है वह असमंजस में पड़ने का अर्थ है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि काम करें या ना करें, करें या ना करें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा विकल्प इनमें से गलत है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुप्रास में समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। तो ये तो सबको पता है कि अनुप्रास अलंकार में सदैव एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे रघुपति, राघव, राजा, राम। ठीक है। उसके बाद तरनि, तनूजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाए, ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। ऑप्शन नंबर बी श्लेष एक शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकालता है। जी बिल्कुल, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है उत्प्रेक्षा में उपमेय तथा उपमान की कल्पना या संभावना की जाए। तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट होता है तो क्या वह संदेह अलंकार होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उपमान वास्तव में उपमेय है, अर्थात संदेह का बना रहता है, पर वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है, मतलब ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मतीराम। तो इस बात को आप याद रखोगे। पहला कौन राइट आंसर है, मतीराम। इनके साथ आपका ऑप्शन जाएगा। 18 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करो जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के अंत में लगाए जाते हैं, आरंभ में लगाए जाते हैं, क्रिया में लगाए जाते हैं या आठ में लगाए जाते हैं। तो सब जानते हैं कि जो हमारा उपसर्ग होता है वो हमेशा शब्द के शुरुआत में लगता है, जबकि प्रत्यय कहाँ लगता है, अंत में लगता है। तो इस बात को भी आप याद रखोगे। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो इजी सा क्वेश्चन आप सब कर सकते हो। अगला 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है, मतलब उसमें कोई सा भी प्रत्यय नहीं है। तो आपका पहला ऑप्शन है चिकनाहट, दूसरा ऑप्शन है चांदनी, तीसरा ऑप्शन है खटास और चौथा ऑप्शन है बखूबी। तो देखो, अगर चिकनाहट देखा जाए तो इसमें भी आहट प्रत्यय लगा है, चांदनी में नी प्रत्यय लगा है, खटास में आस प्रत्यय लगा है, बखूबी एक ऐसा शब्द है इस ऑप्शन में जिसमें कोई सा भी प्रत्यय नहीं लगा है। इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप होगा। तो कपोत का तद्भव पूछ रहा है। तो सभी जानते हैं कि जो कपोत का तद्भव होता है वह कबूतर होता है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। ठीक है। और याद रखना, मैं ऐसे ही अब लगातार आपको हिंदी का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ 30-30, 40-40 क्वेश्चन के। तो आप इसे पूरा वीडियो देखना ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर प्राप्त हो सके। 21 नंबर प्रश्न के विकल्प में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यानी संयोग का विलोम पूछ रहा है आपसे। तो सभी जानते हो कि जो संयोग है उसका विलोम हमेशा वियोग होता है। और ये रस हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। किसके प्रकार हैं भाई? श्रृंगार रस के प्रकार हैं। अगर श्रृंगार की बात कह रहा है तो किसके प्रकार होंगे? श्रृंगार रस के तो प्रकार होंगे। आगे ऑप्शन नंबर 22 में क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास बहुत बार परीक्षा में आया है और आता रहता है। उल्लास कौन सी संधि है? तो पहले ये समझना कि यह व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि जो होती है उसमें हमेशा व्यंजन का स्वर से अथवा व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसकी करेक्ट आंसर होगी, क्योंकि सब जानते हैं कि व्यंजन संध को हम हल संध भी कहते हैं। और हल का मतलब आप पहले शब्द में हमेशा हलंत लगेगा। तो यहाँ पे त में हलंत लगा है, बाकी सब में नहीं लगा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी पतन का समानार्थी शब्द आपसे पूछ रहा है कि पतन का समानार्थी शब्द क्या होगा। पतन का मतलब होता है गिरना। पतन का मतलब क्या होता है? गिरना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम किस प्रकार का है? यानी अपने आप को, और सब जानते हैं जब कभी अपने के लिए आ जाए और वहाँ पे आप शब्द भी दिया हो तो समझ जाना वह निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक। जैसे मैं अपने आप पढ़ लूँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा, तो वहाँ पर ये जो समास है ऑप्शन नंबर ये जो सर्वनाम है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सर तुलसीकृत विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी, या इसमें कौन सी भाषा प्रयोग हुई है। विनय पत्रिका में भाषा पूछ रहा है तो सिंपल सा बात है कि जो हमारे तुलसीदास जी हैं वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? ज़्यादातर वो अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए सही है, मैं कहूँगा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसका उत्तर हो जाएगा ब्रज। मैं मानता हूँ कि तुलसीदास अवधी भाषा में लिखते हैं, लेकिन उन्होंने जो विनय पत्रिका लिखी है वह ब्रज भाषा में लिखी है। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मथुरा, वृंदावन, उसके अगल बगल के क्षेत्रों में बोली जाती है। इनसे भी क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो सभी जानते हैं कि जो सिंधी भाषा का विकास हुआ है वह ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्राचड़ अपभ्रंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 के रूप में कह रहा है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं। यानी कौरवी कौन सी बोली है जिसे कहा जाता है। तो सिंपल सा बात है कि जो हमारी खड़ी बोली है ना, उसी को हम कौरवी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी, मगही और अवधी ये कौरवी बोली के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे आपसे कितना बार कहा जाए, ये जैसे फालतू टाइप का प्रश्न है जो दौड़ा चला आता है। कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो भाई साहब कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। तो कवियत्री तो इसमें 4 विकल्प में दिए गए हैं सर, तो इसमें 4 विकल्प में कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कवि का स्त्रीलिंग। क्यों? कवयित्री होता है, न कि कवित्री, कवियत्री, कवित्रिया। ऐसे विकल्प में हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। वाह भैया, अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या है? अरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि मर जाना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जो भविष्य की बात को सोचता है, यानी यह प्रश्न अनेक शब्दों के एक शब्द में से आया है। जो भविष्य की बात सोचता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अग्रसोची। यानी वो दूर तक सोच के बैठा है कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, तो आज के प्रश्न का अंतिम प्रश्न, आज के टॉपिक का अंतिम प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? आप इसका उत्तर बताएंगे, आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या सही होगा। क्योंकि यह प्रश्न किससे संबंधित है? यह प्रश्न वर्तनी से संबंधित है। तो आप हमें हिंदी में या अंग्रेज़ी में ही कमेंट करके बताओगे, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।